Welcome to Ankit's classroom. You all are here because every student deserves an easy learning. आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। वीडियो की शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एशियंट कल्चर। इंडिया का जो कल्चर है वो आजकल 100-200 साल पुराना नहीं है, वो तकरीबन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये सारी चीजें हमारे वर्ल्ड लेवल पर ग्लोरियस दिखाती है। अगर हम पहले देखें तो रामायण, महाभारत, मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग खुद सुन के बिलीव नहीं करते कि ऐसा भी कुछ हुआ था। यस, ऐसा हुआ था। ये सारी चीजें इंडिया के एशियंट कल्चर यानी कि कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेकेंड आता है हिमालयज इन नॉर्थ टू ओशन इन साउथ। अगर हम इंडिया के मैप में समझे तो जो ऊपर का पूरा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हिमालयंस बोलते हैं, जिसको मतलब कि जहां पर हमको बर्फीले पहाड़ ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर हम साउथ में देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलते हैं? ओशियन देखने को मिलते हैं। इस तरह का जियोग्राफिकल लोकेशन कोई कंट्री के पास नहीं है जैसा इंडिया के पास है। इंडिया के अगर जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो एक ऐसे सिचुएटेड है कि गुजरात से हम लोग अगर बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है तो ऊपर के हिस्से में हमको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगी? ठंडी देखने को मिलेगी, कोल्ड देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे साउथ में तो हमको कहीं ना कहीं हॉट टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। ऊपर जितना भी इंडिया है वो कहीं ना कहीं हिमालय यानी कि बर्फीले पहाड़ों से बॉर्डर शेयर करता है। नीचे अगर हम देखने जाए वेस्ट, ईस्ट और साउथ में तो ये तीनों जगह पर हमारी बॉर्डर शेयर होती है कहीं ना कहीं ओशियंस के साथ। यानी कि अगर नेचुरल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के पास वो सारी नेचुरल बाउंड्रीज है जो बाकी सारी कंट्रीज के पास नहीं है। बिगिनिंग ऑफ ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्ता एक्सेट्रा वर्ड्स यूज्ड टू टेक रिजोल्यूशन। जब भी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू होने वाला होता है तब हमारे यहाँ पर ऑस्पिशियस सेरेमनी यानी कि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत के टाइम पे भारतवर्ष, भारत खंड, आर्यवर्ता ऐसे अलग अलग नामों से संबोधित यानी कि वो सेरेमनी की शुरुआत की जाती है। रिजोल्यूशन यानी कि शपथ वगैरह लेने के लिए भारतवर्ष यानी कि हम लोग पूरे के पूरे देश को एक एज अ रिस्पेक्ट हम उसको साक्षी मानते हैं कि हम भारत का कसम या भारत की शपथ लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के अंदर बिलोंग करती है। गिफ्टेड विथ नेचुरल बाउंड्रीज, और हमने हमारे देश को जितनी भी बाउंड्रीज मिली है वो कहीं ना कहीं नेचुरल बाउंड्रीज, और इसकी वजह से वो हमको एक गॉड गिफ्ट की तरह देखना चाहिए। बाकी कोई भी देश के पास इतने जल्दी इतने सारे नेचुरल एलिमेंट्स की बाउंड्री देखने को मिलती नहीं है। फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। हमने पहले भी देखा हुआ है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी देखा होगा कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड करने आए थे। क्यों ट्रेड करने आए थे? बिजनेस करने यहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि इंडिया के पास ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया अपना एक अलग रोल प्ले करता है और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग ट्रेड करने पहले आए थे। सेटल एंड मिंगल विथ इंडियन कल्चर। और कुछ कास्ट जो पर्टिकुलर कुछ ट्राइब्स थी जो यहाँ पर आई और धीरे धीरे यहीं पर रहने लगी, यहीं पर सेटल आउट हो गई, हमारे इंडियन कल्चर के साथ मिक्सअप हो गई और यहीं पर हमेशा के लिए एज अ इंडियन रह गए। इसी चैप्टर में हम आगे देखने वाले हैं ड्रेविडियंस आए थे, आर्यंस आए थे, हप्सी पीपल आए थे जो आए थे बाहर के देशों से, बट धीरे धीरे कुछ सालों तक रहने के बाद वो लोग इंडिया का हिस्सा बन गए और अभी भी एज ए इंडियन रहते हैं। Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. हमारे यहाँ पर इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, अनेकों कल्चर एक साथ रहते हैं। हर कल्चर, आज अगर मेरा घर है, मेरा घर कोई अलग कल्चर का है, मेरा पड़ोस का घर कोई अलग कल्चर का होगा। ये सारी जो चीजें इंडिया में होती है जिसकी वजह से क्या होता है, कल्चर्स के थॉट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। लोग नई नई चीज देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उस कल्चर को एडॉप्ट भी करते हैं। पहले के टाइम पे जब लोग बाहर से यहाँ पर आए थे, उन्होंने इंडियन कल्चर को देखा, सीखा, समझा, तो उन्होंने अपने कल्चर छोड़ के वो इंडियन कल्चर में इन्वॉल्व हो गए। ये सारी चीज हमारे यहाँ पर एशियंट इंडिया यानी कि हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यू प्रोग्रेसिंग। और इसी की तरह से हमको जनरेशन टू जनरेशन सारी चीजें सीखने मिली और वो आगे भी चलेगी। जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो गुजराती फैमिली में बोर्न हुआ है तो उसको गुजराती सिखानी नहीं पड़ती है, वो गुजराती ऑलरेडी सीखता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक मदर के
कोक में होता है तो उसने 9 महीने तक जो एनवायरमेंट में वो रहा होता है, जो उसके बाहर की दुनिया में जो चीजें चल रही होती है वो अपने आप सीखना चालू कर देता है। जब वो अपना पहला वर्ड बोलता है या पहला सेंटेंस बोलता है तो वो अपनी मदर टंग में बोलता है। क्यों? क्योंकि वो उसको जनरेशन टू जनरेशन मिली है। एज ए इंडियन कल्चर हमें पता है कि वो गॉड है तो हमें उनके आगे झुकना है। ये चीजें हमको बचपन से एज अ हेरिडिटी सिखाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं कि जय जय करो, तो ये सारी चीजें क्या होती है कि इंडियन कल्चर में जनरेशन टू जनरेशन एक ग्रैंडफादर अपने बेटे को सिखाता है, वो बेटा अपने बेटे को सिखाता है। ये सारी चीजें एक जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है और लोग इंडियन कल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते रहते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सारे कल्चर्स को और ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड टॉपिक आता है इंडियाज लोकेशन एंड एरिया। तो अगर एरिया वाइज बात करें, एरिया यानी कि ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। एमसीक्यू के लिए याद रखना, इंडिया एरिया वाइज कौन से नंबर पर आता है? तो 7वें नंबर पर आता है। और वहीं पे अगर पॉपुलेशन वाइज बोले, यानी कि लोग इंडिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो टोटल पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, तो उसमें हम लोग आते हैं 2nd नंबर पे। रिपीट करता हूं, एरिया वाइज 7वें नंबर पर आते हैं, पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पर आते हैं। एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए ये दोनों चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ता है रिच एंड वेरिड हेरिटेज। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपने डेली स्कूल में प्लेज के टाइम पे सुना होगा। आई लव माई कंट्री एंड प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब बेसिक आप समझिए कि हेरिटेज यानी कि वो चीजें जो हमको अपने फॉरफादर्स से मिली हुई है। फॉरफादर्स या गॉड गिफ्टेड दोनों होती है, आगे हम देखेंगे गॉड गिफ्टेड क्या होता है, फॉरफादर क्या होता है। बट अभी के लिए हेरिटेज यानी ऐसी चीजें जो हमने नहीं की है, हमको वारसागत यानी कि फॉरफादर से जो हमको हेरिडिटी मिली है उसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। जो पहले के लोगों ने बना के चले, पहले के लोग बना के जा चुके हैं बट अभी भी हम लोग उसका यूज करते हैं, वो चीज समझ रहे हैं, उसको बोला जाता है हेरिटेज। रिच एंड हेरिटेज यानी कि इंडिया का जो ये हेरिटेज वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा प्राउड वाला है, बहुत ज्यादा यूनिक है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ पे सचिन आनंद की कॉन्सेप्ट चलता है। सचिन आनंद का कॉन्सेप्ट यानी कि सुख शांति समृद्धि। यहाँ के लोग फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, उनका काम है कि कमाना, ऑब्वियसली बात है इनकम करनी पड़ती है, बट उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ मस्ती करना, फैमिली ओरिएंटेड रहना, ये सारे जो संस्कार मैनर्स जो है ये सिर्फ इंडियन कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो तो वहां पर ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। वहां पर पूरी दुनिया एक स्ट्रगलिंग फेज पर आ गई है कि पूरा 24/7 बस इनकम 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 करना, फैमिली के साथ इतना कांटेक्ट में न रहना, अपने आप की लाइफ को इतना बिजी कर देना कि खुद के लिए टाइम नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पहले से ही कॉन्सेप्ट है, आप शाम तक काम करो, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, टीवी वगैरह देखो, एंटरटेनमेंट जोन करो। यानी कि इंडिया के कल्चर के अंदर ही काम के साथ आनंद करना, ये सारी चीजें हमारे हेरिटेज में इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर बात करें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, हर तरह के लोग इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे एक ग्लोरियस पार्ट आता है कि इतने कल्चर जब भी एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने की सिचुएशन है। बट इंडिया के अंदर वो प्रॉब्लम्स अभी हमको नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत टाइम पहले हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हुए थे, बट वो एट अ मूवमेंट का टाइम था। उसके बाद से लेकर अब तक हमको कोई भी ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिले। क्यों नहीं देखने को मिले? क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के कल्चर समझते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के कल्चर के रिस्पेक्ट भी करते हैं। नॉन वायलेंस एंड पीस। इंडिया ने पूरी दुनिया को ही सिखाया है अहिंसा करना और शांति बनाए रखना। इंडिया तब तक कोई वॉर नहीं करती, तब तक कोई मेजर कदम नहीं उठाती जब तक एक लिमिट से बाहर कोई चीज ना हो जाए। बाकी हम लोग इंडिया एज अ पर्सपेक्टिव हम लोग नॉन वायलेंस ही चूज करते हैं। कहीं पर भी कुछ मैटर होता है तो हमको घर से भी यही बोला जाता है कि शांति रखना। क्यों शांति रखना? क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी हैबिट में कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस एंड पीस बनाए रखने की बात की गई है। फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू टिल टुडे made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill। अगर हम बात करें सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक हमने हमारी कंट्री को डेवलप भी किया है, रिच एंड वेरिड किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने डेवलपमेंट किया तो हमने हमारी सारी हेरिटेज की चीजें तोड़ दी या उसको बिगाड़ दी, नहीं, हमने उसको संभाली भी है। अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, स्किल्स, ये सारी चीजों से हमने उसके अंदर और डेवलपमेंट किया है।
जैसे कि एक जनरेशन आई, वो जनरेशन का दिमाग जहां तक दौड़ा, उन्होंने वो चीज बनाई, वो लोग चले गए। सेकंड जनरेशन आई, उनकी कितनी स्किल थी, उनका कितना दिमाग दौड़ा, उन्होंने उतनी चीजें बनाई, वो फिर चले गए। धीरे 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 करते करते, पहले अगर हम लोग मोबाइल फोन्स की बात करें तो पहले कबूतर यानी कि पिजन्स का यूज होता था, उसके बाद लेटर्स आए, पोस्टल सर्विस आई, फिर धीरे धीरे करते हुए कीपैड फोन्स आए, कीपैड फोन के बाद स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन के बाद इंटरनेट आया, एसएमएस था, एसएमएस से व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया। आज देखते देखते मेल इनबॉक्स, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है कि हम किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कब डेवलप्ड होती है? जब एक इंसान अपने लेवल पर स्किल दिखाता है कि नहीं हम ये भी कर सकते हैं, नहीं हम वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें करते करते हमने इंडिया को कहीं ना कहीं एक ह्यूज लेवल पर कहीं ना कहीं डेवलप किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस। एक देश को डेवलप करने के लिए सिर्फ बिजनेसमैन होना या ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, सन्स देखने को मिलते हैं, साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं, जिन्होंने हमारे देश को डेवलप करने में कहीं ना कहीं अपना खुद का योगदान दिया है। आर्टिस्ट लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, स्केचेस बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, अलग अलग तरह की पेंटिंग्स होती है, वॉल पेंटिंग्स होती है, केव पेंटिंग्स होती है। वहीं पर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट मेन रोल प्ले करते हैं कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना या फिर अंतरिक्ष यान डेवलप करना, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। थिंकर्स जिसका काम है सोचना कि कैसे हम और इस चीज को अच्छा कर सकते हैं, या फिर हम लोग को जो चीजें मिली है उसके ऊपर क्या हुआ है। हिस्टोरियंस जो पहले के जमाने का सब पता लगाने रहते हैं कि आखिर इंडिया में इतनी सारी ग्लोरियस चीजें हुई कैसे, वो एक्सकवेशन करते हैं और कहीं ना कहीं सारी चीजें ढूंढते हैं। और ऐसे अनेकों फील्ड है जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, हमारे कल्चर के लिए काम करती है। उसके बाद आता है कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड लाइफस्टाइल। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। कल्चर में हमारी हैबिट इंक्लूड होती है। हैबिट यानी हमारी आदतें, हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम लोग रहन सहन करते हैं, ये सारी हैबिट आती है। हमारी हैबिट कैसी, वैल्यूज, हम कैसे लोगों की वैल्यू करते हैं, हम कैसे चीजों की वैल्यू करते हैं, वो भी इंक्लूडेड होता है। उसके अलावा आता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, यानी कि हमारे रीति रिवाज के। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखते हो, अगर हम लोग डांस की बात करें तो गुजराती पब्लिक का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वहां पर मेन कस्टम होता है गरबा। वहीं पर अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर होता है घूमर। वहीं पे पंजाब की बात करें तो वहां पर होता है भांगड़ा। यानी कि एक इंसान के अपने खुद के रीति रिवाज भी उसके कल्चर डिफाइन करते हैं। और फिर आता है लाइफस्टाइल, एक इंसान कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके कपड़े कैसे, उसका रहन सहन कैसा है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर कल्चर डिफाइन करता है। विदाउट दिस कल्चर कभी पॉसिबल नहीं है। कल्चर के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। हेरिटेज टोटल दो तरीके के होता है, नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज। हमारे कल्चर के बारे में आगे देखा कि कल्चर क्या होता है, कस्टम्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें वो आगे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग नेचुरल हेरिटेज को इन डिटेल देखते हैं। नेचुरल हेरिटेज क्या होता है? तो रिलेशन बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन। इंसान का अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा रिलेशन है, वो सबसे अच्छा और सबसे मेन रिलेशन है नेचर के साथ। नेचर के साथ कैसे? अभी इतनी टेक्नोलॉजी हुई है, पहले के लोग रहते भी जंगल में थे, खाना भी जंगल से आता था, सारी चीजें जंगल, ये तो एक बात की बात है। पर सबसे मेन एग्रो प्रोडक्ट्स, आज भी हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर कौन है? खेडूत खेतीबाड़ी करता है, बट उगाता कौन है? तो नेचर उगाता है, यानी कि कुदरत, यानी कि एक मदर नेचर हमारा पूरा ध्यान रखती है। तो वो एक ऐसा रिलेशन है इंसानों का जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल के साथ हो सकता है, बाकी किसी के भी साथ हो सकता नहीं है। इंक्लूड माउंटेन्स, हमारा माउंटेन्स यानी पहाड़ वगैरह, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर, फ्लावर, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरियस लैंडस्केप, मिनरल, वेजिटेशन, प्लांट, एनिमल, इन सब के साथ हमारे रिलेशन है। रिवर्स हमको चाहिए होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पानी के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। सीज की बात करें तो ओशन हमको वाटरवेज के लिए काम में आता है, नमक के लिए काम में आता है, एक नेचुरल बाउंड्रीज के लिए काम आता है। माउंटेन्स, माउंटेन की बात करें तो हिमालयन रीजन पूरा क्रिएट हुआ है। माउंटेन से हमको स्नोफॉल्स देखने को मिलेगी, माउंटेन्स पे पिलग्रिमेज देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा भी अनेकों ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो एक एस्थेटिक लुक देती है, जो कहीं ना कहीं देखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर हम कहीं पर भी बात करें, इंसान जो एक उसको लाइफ से ब्रेक चाहिए होता है तो वो कहा जाता है घूमने जाता है। घूमने जाना यानी कि उसका एक प्रॉपर एलिमेंट अगर देखने जाता है तो वो बीच पे जाएगा तो भी वो नेचुरल एलिमेंट है, माउंटेन्स पे जाएगा तो भी नेचुरल एलिमेंट है।
हर जगह पर जब भी इंसान घूमने जाता है तो वो कोई ना कोई नेचुरल चीज ही देखने जाता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल चीजें कामनेस शो करती है, पीस शो करती है। कहीं ना कहीं ये रिलेशन हमारा नेचर हेरिटेज के साथ है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ नेचर, फ्रेश एयर, वाटर, फूड एक्सेट्रा। हम सब कुदरत यानी कि नेचर के एक बच्चों की तरह है। जैसे एक जो मदर होती है वो कैसे अपने बच्चे का सारा ध्यान रखती है कि वो खा रहा है या पी रहा है, उसको नींद अच्छी आ रही, सारी चीजें, वैसे ही नेचर हमारा सबका, इंसानों का ध्यान रखता है। जैसे कि फ्रेश एयर देना, ऑक्सीजन देना, पानी देना, खाना देना, बारिश देना जरूर आने पे, ये सारी चीजें एक मदर जैसे अपने चाइल्ड के लिए करती है, वैसे ही नेचर एक हमारे लिए करता है। पंचतंत्र एंड जटाका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रीजन, ये सारे एक एग्जांपल है कि जो बुद्धिस्ट रीजन के जटाका टेल्स थी, पंचतंत्र थे यानी कि जो पत्तों पे लिखा जाता था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शो करती है कि पहले के लोग हर चीज के लिए नेचुरल एलिमेंट पे डिपेंड करते थे। आज भी जो बुक्स आती है तो बुक्स किस में से आती है? पेड़ में से। पेड़ कहाँ से आता है? तो नेचुरल एलिमेंट में से। हर चीज कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर है? नेचुरल हेरिटेज पर। उसके बाद आते हैं आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा की बात करें तो आज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया आयुर्वेदा पे काम कर रही है। आयुर्वेदा का टोटल सारी चीजें कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? नेचुरल एलिमेंट से आती है। अलग अलग प्लांट्स आते हैं, अलग अलग चीजें होती है जो कहीं ना कहीं नेचर यानी कि मदर नेचर अपने अंदर से कहीं ना कहीं हमको निकाल के देती है। उसके बाद आते हैं राग्स। राग्स यानी कि जो सिंगिंग के राग होते हैं। कुछ राग ऐसे हैं जो हमारे कहीं ना कहीं नेचुरल साउंड्स में भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जो साउंड, जो सिंगिंग के राग जो हम लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं नेचुरल एलिमेंट्स के अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये था बेसिक नेचुरल हेरिटेज का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इन डिटेल लैंडस्केप की बात करते हैं। लैंडस्केप क्या होता है? तो लैंडस्केप यानी कि कोई भी जमीन। हमारे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग तरीके के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं पर बर्फीली जमीन है यानी हिमालयन रीजन का लैंडस्केप है, कहीं पर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पर फ्लैट जमीन देखने को मिलती है। ये सारी चीजें लैंडस्केप के अंदर इंक्लूड होती है, जिसमें से पहले है माउंटेन एंड हिमालयस। माउंटेन और हिमालयस हमने देखा था कि इंडिया के नॉर्थ के हिस्सों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स के ऊपर हमको पिलग्रिमेजेस देखने को मिलेगी, जो हमारा सेकंड टॉपिक, जैसे अमरनाथ हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे मेन पिलग्रिमेज है जो हमारे माउंटेन्स के अंदर सिचुएटेड है, जो हमारे लिए एक मेन एलिमेंट है। हम लोग नेचर को पूजते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोग हर चीज में नेचर को पूजते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी हरिद्वार साइड गए तो गंगा आरती होती है, तो वो आरती किसकी हो रही है? तो एक रिवर की आरती हो रही है। माउंटेन्स को पूजा जाता है, जैसे कैलाश मानसरोवर है, ऐसे माउंटेन्स की भी हम पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे अनेकों आप देखोगे स्टोरीज है जिसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी पूजा, जो हमारी मेन जो फेथ है, वो सारा का सारा नेचुरल एलिमेंट्स पर होता है। लैंडस्केप में बर्ड्स और एनिमल्स, माउंटेन्स, हिमालयंस में ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं तो स्ट्रेंज होते हैं, जो हर जगह पर देखने को नहीं मिलते। जैसे कि पोलर बियर हो गया तो एक माउंटेनियस रीजन में ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। रेड पांडा है वो भी वहीं पे देखने को मिलेगा। यानी ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स जो पर्टिकुलर लैंडस्केप के ही देखने को मिलेंगे, वो नॉर्मल जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है रिवर ओरिजिनेट। हिमालय से तो जो गंगा नदी है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यमुना नदी, ये सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो कहीं ना कहीं हिमालय के पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है, वहीं से वो सारी चीजें ओरिजिनेट होती है। सेकंड, अगर हम देखें रिवर्स की बात करें तो रिवर हमारे यहाँ पे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी अनेकों नदियां बहती है। रिवर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डोमेस्टिक यूज के लिए। पहले के टाइम पे कोई भी सिटी यानी कि कोई भी शहर वहीं पर सिचुएटेड होता था जहां पर नदी हो। आज आप कोई भी जगह पर देख लो, कोई भी सिटी में या कोई भी गांव में आसपास एक रिवर जरूर होगी। हाँ, वो रिवर अभी सूख गई होगी पर उसके अंदर पानी नहीं होगा, बट वो रिवर पहले कहीं ना कहीं होगी, या बारिश के टाइम पे उसके अंदर पानी आता होगा। बट कोई भी ले लो, अगर मैं पर्टिकुलरली अहमदाबाद से हूँ तो अहमदाबाद का जो पूरा टाउन प्लानिंग है वो साबरमती नदी के आसपास ही हुआ था। आज अहमदाबाद इतनी बड़ी सिटी बन गई है तो मतलब डेवलपमेंट की वजह से हुई है। मेन जो सिटी का टाउन प्लानिंग होता है वो रिवर के पास होता है। क्यों? क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे गांव जाना हो तो पहले रिवर का यूज होता था। इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि जब कोई भी खेतीबाड़ी होती है तो खेतीबाड़ी में जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो रिवर से आया जाता था। डोमेस्टिक यूज यानी कि घर के कामों के लिए पानी का यूज होता था। हर चीज के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए रिवर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर देखें ह्यूमन लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनती है रिवर। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी तो पीने लायक होता ही नहीं है। समुद्र का पानी कितना भी फिल्टर करो, उसमें से जो
सौरपन है, जो खारापन है, वो कहीं ना कहीं जाएगा नहीं। और रिवर का पानी मीठा होता है, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिमालय से आया होता है। रिवर के पानी के अंदर प्रॉस्पेरिटी होती है, वो इंसान की लाइफ ब्यूटीफुल बनाती है, एक नेचुरल सीन भी अच्छा बनाती है। उसके बाद आता है इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट। अगर आप कोई ना कोई जगह पर जाते हैं, जैसे नल सरोवर जाते हो, थौल जाते हो, सांभार लेक जाते हो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि नदी के आसपास कुछ लोग पेंटिंग्स कर रहे होंगे, कुछ लोग पर्टिकुलर उस चीज को देख के विजुलाइज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट के लिए जो पर्टिकुलर एक सीन होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। वो उस चीज को पेंटिंग में उतारते हैं, उस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में उतारते हैं, पीस में उतारते हैं, कामनेस में उतारते हैं। लोग योगा करते हैं रिवर्स के आसपास, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो शांति होती है वो उन तक पहुंचती है। और लास्ट में आता है एस्थेटिक सीन्स। अगर एस्थेटिक की बात करें तो एस्थेटिक जैसे कि वो चीज देखने में बहुत अच्छी लगती है, फोटोज उसके साथ बहुत अच्छे आते हैं, ये सारी चीजों के लिए भी हमारे यहाँ पर नेचुरल हेरिटेज का इंपॉर्टेंस है, रिवर्स का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन और इंसान का लाइफ तो मतलब समझो कि सिक्के के दो पहलू, अगर एक भी नहीं होता है, यानी कि हम नहीं होते तो वेजिटेशन का अफेक्ट नहीं होता है, बट वेजिटेशन नहीं होगा तो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। लव एंड अफेक्शन टुवर्ड प्लांट, शॉप्स, इन सब के तरफ हमारा प्यार है। क्यों प्यार है? क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी चीज, जब एक फ्लैट जमीन होती है, उसको फार्मर जो होता है वो पहले सींचता है। सींचता है यानी कि पहले उसको आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह से जमीन को पहले थोड़ा खोदा जाता है, उसके अंदर सीड्स डाले जाते हैं, फिर उसमें से छोटे प्लांट उगते हैं। पर वो प्लांट हमारे लिए कहीं ना कहीं गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, बाजरा हो सकता है, अलग अलग वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि इंसान किस पर डिपेंड होता है? फूड के ऊपर। फूड जो होता है वो पूरा किस पर डिपेंड होता है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। इंसान हो, जानवर हो या बर्ड्स हो, यानी ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स, तीनों ही वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं। बर्ड्स है तो बर्ड्स का मेन जो घर होता है वो क्या होता है? नेस्ट। नेस्ट किस पर होता है? ट्रीज पर होता है। ट्रीज का नहीं तो अगर वो उनको जो खाना होता है, वो खाना क्या होता है? वेजिटेशन से होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं? जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, हार्बीवोरस को क्या चाहिए? प्लांट एनिमल। कार्निवोरस को क्या चाहिए? हार्बीवोरस एनिमल। जैसे शेर वगैरह है तो वो क्या करते हैं? हार्बीवोरस एनिमल का शिकार करके खाते हैं। अब प्लांट अगर वेजिटेशन ही नहीं है तो हार्बीवोरस तो सर्वाइव करेंगे नहीं, वो मर जाएंगे। हार्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस को खाना नहीं मिलेगा, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी एनिमल भी बिना वेजिटेशन के सर्वाइव नहीं कर सकते, और इंसान वो तो ऑब्वियसली वेजिटेशन के बिना सर्वाइव कर सकते नहीं है। उसके बाद आते हैं बनियान, पीपल ट्री, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया, बनियान का पेड़ हो गया, ये सारे ऐसे पेड़ से जिसकी हम लोग पूजा भी करते हैं। उसके बाद आंवला, हरडे, एलोवेरा, नीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसे पौधे जो हमारे लिए मेडिकल हर्ब्स काम करते हैं। कैसे मेडिकल हर्ब? कि भाई कुछ हो गया, ठीक है, जैसे काढ़ा बना के पी लेना। आयुर्वेदा कहीं ना कहीं इसके अंदर मेन रोल प्ले करता है। अगर हम लोग स्किन केयर की बात करें, ठीक है, तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं कि इसके अंदर एलोवेरा का यूज हुआ है, नीम का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन के लिए भी अच्छे है, हमको नेचुरल ग्लो लाने के लिए ये सारी चीजें यूजफुल रहती है। उसके बाद आती है एग्रो प्रोडक्ट्स का। एग्रो प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों की जरूरत पड़ती है, और वो दोनों चीजें हमारी मिलती है हमको वेजिटेशन से, यानी कि नेचुरल हेरिटेज से। उसके बाद आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स फॉर फ्रेग्रेंस, हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ। फ्लावर जैसे रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, चंपा, ऐसे अनेकों इतने सारे फ्लावर्स है। वो फ्लावर्स किस लिए? एक ब्यूटी शो करते हैं। सेकंड, उसमें से फ्रेग्रेंस बनती है। फ्रेग्रेंस यानी कि हमारे यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी खुशबुएं बनती है वो सारी चीजें किससे आती है? फ्लावर से आती है। आप फ्लेवर्स भी देखते होंगे तो रोज फ्लेवर, जैस्मिन फ्लेवर, ये सारे फ्लेवर्स किसके नाम पर होते हैं? फ्लावर्स के नाम पे। दूसरा, फ्लावर्स एक हैप्पीनेस शो करता है। आप देखते हैं कि कभी भी कुछ भी अच्छी चीज होती है तो लोग एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। क्यों फ्लावर्स देते हैं? क्योंकि वो एक पॉजिटिव चीजें शाइन करती है। उसके अलावा मंदिर में भी हम गॉड होते हैं तो उनको क्या करते हैं? गॉड्स को फ्लावर चढ़ाते हैं। क्यों फ्लावर? क्योंकि फ्लावर एक पॉजिटिविटी, ब्यूटीनेस, फ्रेशनेस, ये सारी चीजें शो करती है। जो चीज कहाँ से मिलती है हमको? नेचुरल हेरिटेज से। उसके बाद नेचुरल हेरिटेज का कहना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ अगर हम देखने जाए तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं हुआ करते थे। पहले के टाइम पर घोड़ा गाड़ी, बड़द गाड़ी, ये सारी चीजें होती थी, जिससे क्या होता था कि लोग एनिमल्स को ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। ठीक है, आज भी यूज करते हैं, बट आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने की वजह से उनको इतना यूज नहीं करते, बट आज भी विलेज एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। उसका डिफरेंट वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे। डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, अलग अलग एरिया में अलग अलग। जैसे कि मध्य प्रदेश जाओगे तो आपको टाइगर देखने को मिलेगा,
वहीं पर गुजरात में आपको लायंस देखने को मिलेंगे। ऐसे अलग अलग इंडिया के अलग अलग पर्टिकुलर जगह पर आपको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर एशियाटिक लायन की बात करें तो एशियाटिक लायन पूरे एशिया में आज सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर में देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी एशियाटिक लायन देखने को नहीं मिलते। तो ये भी एक इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है कि ऐसी कोई वाइल्ड लाइफ है हमारे पास जो पूरी एशिया कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होती है। ऐसी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज हमारे पास है। उसके बाद गॉड एंड गॉडेसेस, गॉड एंड गॉडेसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी हम लोग पूछते हैं। हमारे जो भगवान है वो भगवान की सवारी यानी उनका जो व्हीकल है वो कहीं ना कहीं एनिमल्स ही है। जैसे जगदम्बे माँ ले लो तो टाइगर होंगे, ठीक है। वैसे ही अलग अलग लोगों जैसे गणेश जी है तो उनका माउस यानी कि चूहा है। तो ये सारी तरह का अगर ये सारी तरह से अगर आप वाइल्ड लाइफ को देखते हो तो वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं गॉड एंड गॉडेसेस के सबसे ज्यादा करीब मानने मिलेगा। उसके बाद आता है नेशनल करेंसी। हमारे नेशनल करेंसी में 4 फेस लायंस देखने को मिलेंगे, हॉर्स देखने को मिलेंगे, एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, ट्रेम्बल में हमको कहीं ना कहीं ये एनिमल्स देखने को मिलेंगे, हमारी करेंसीज में देखने को मिलेंगे। इंडिया के बड़े बड़े गवर्नमेंट जगह पर आपको एनिमल्स के जो स्टेचूज है वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी शो करते हैं। 4 फेस लायन क्यों बनाया जाता है? क्यों 4 फेस लायन होता है? क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ शो करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है। ये सारी चीजों के लिए भी वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और प्रिजर्व ये वाइल्ड लाइफ को संभालने की जिम्मेदारी इंसानों की होती है कि हम लोग फॉरेस्ट वगैरह सब बचा के रखें। आगे 10th के अंदर इसके ऊपर पूरे चैप्टर्स आने वाले हैं, तब इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप्स ऑफ हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज की बात करते हैं। कल्चर हेरिटेज यानी कि गिफ्ट फ्रॉम आवर फॉरफादर्स, यानी कि जो पहले के लोग थे, इंसान थे, उन्होंने जो चीजें बनाई और फिर वो चले गए बट वो चीज वहीं पर रह गई और वो चीज जो आज भी हम लोग यूज करते हैं वो सारी चीजें हम लोग किसमें गिनते हैं? कल्चर हेरिटेज के अंदर। मैन मेड हेरिटेज है यानी कि इसमें गॉड का कोई रोल नहीं होता, नेचर का कोई रोल नहीं होता है। एक इंसान ने अपने टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल यानी कि एक इंसान के अपने खुद के आर्ट स्किल यानी कि वो उसकी क्या स्किल है, उससे विजडम वो क्या चाहता है और टैक्ट से उसने जो चीजें बनाई वो सारी चीजें कल्चर हेरिटेज में आती है। जैसे कि आप ताजमहल ले लो, रेड फोर्ट ले लो, ठीक है, अलग अलग मस्जिद मंदिर ले लो, ये सारी चीजें जो भी चीजें जो है ये सारी मैन मेड हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होती है। आर्यंस, कश्यप, कुशन, हंस, पर्शियन, तर्क्स, अरब, मुगल, ब्रिटिशर, फ्रेंच एक्सेट्रा, इतने सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आए उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया और वो यहीं पे छोड़ के चले गए। अब जैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने कोई फोर्ट बनाया होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गए तो हमने वो चीजें तोड़ दी, बिल्कुल भी नहीं। मुगल यहाँ पर आए, मुगल्स ने यहाँ पर मस्जिद बनाई या फिर ताजमहल जैसी चीजें बनाई, फतेहपुर सिकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, ऐसी चीजें बनाई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए तो हमने वो चीजें तोड़ दी, नहीं, वो चीज ऐसे हेरिटेज हमने संभाल के रखी। सेम हम लोग अगर मंदिर के बाद जैसे द्वारकाधीश टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, ऐसे अनेकों मंदिर है जो मंदिर आज से बहुत टाइम पहले बनाए थे, हजारों साल पहले बने थे, बट आज भी वो ऐसे कैसे हमने उनको संभाल के रखा है। क्यों? क्योंकि इट्स एन मैन मेड हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज, जिसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी होती है। पीपल फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉन्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो लोग पहले के टाइम के थे, इंडस वाले सिविलाइजेशन के टाइम के थे, उन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करते 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 आज हमारे पास वो चीजें हैं, हम भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स 5000 ईयर ओल्ड, हमारे यहाँ के आर्किटेक्चर यानी कि जो चीजों की बनावट है वो, और स्कल्पचर यानी कि एक ही पत्थर में से कार्विंग करके जो चीजें बनती है, मूर्ति वगैरह, ऐसी चीजें हमारी 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के रिमेन्स की बात करें, रिमेन्स यानी कि वो टाउन अभी नहीं रहा, बट जो हिस्टोरियंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर जाके खुदाई वगैरह करते हैं, उसमें से चीजें जो मिलती है वो सारी चीजों को रिमेन्स बोला जाता है। कि खंडित जगह जो होती है उससे हमको कुछ ना कुछ पता चलता है। तो उस टाइम के यानी कि आज से 5000 साल पहले भी हमको भगवान यानी गॉड गॉडेसेस की मूर्तियां देखने को मिली, इंसानों की मूर्तियां देखने को मिली, एनिमल्स की मूर्तियां देखने को मिली। ये सारे चीजें हमको कहीं ना कहीं जमीन में से यानी कि जब रिमेन्स ढूंढ रहे थे तब हमको ये सारी चीजें मिली। स्कल्पचर ऑफ बियर्डमैन, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है, यानी कि एक बियर्डमैन का जो स्टैचू है वो हमें मिला था, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था। ये सारी चीजें हमें ये शो करती है कि आज से 5000 साल पहले भी लोग मूर्तियां बनाते थे, भगवान को मानते थे, वो लोग भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर करते थे। आज के टाइम पे भी हम लोग मूर्ति बनाते हैं, बट अब मशीन से बनती है या फिर अलग अलग तरीके की फैसिलिटी से बनती है, तब कोई फैसिलिटी नहीं थी। शॉकिंग बात यह है कि तब जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी
तब भी ये सारी चीजें बनती थी और बेहतरीन तरीके से बनती थी, जो आज भी कहीं ना कहीं संभाल के रखी हुई है। सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड, और ये सारी चीज दिखाती है कि इंडिया कितना प्राउडफुल है। यानी इंडिया के अंदर 5000 साल पहले भी इतनी सारी चीजें हैं जो पूरी दुनिया के पास नहीं थी, तो ये चीजें हमें प्राउड फील करवाती है। सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद पर एक गर्व फील करवाती है। उसके बाद आता है फिगर्स ऑफ लायन बुलॉक ऑन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा। जब मौर्यन लोग यहाँ पे राज कर, जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा, उनका जो टाइम था, उस टाइम पे जब मौर्यन लोग यहाँ पे रूल करते थे, लोटस के ऊपर लायंस एंड बुलॉक्स को इंक आउट करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्लोरियस है। स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म और द कालखंड स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, यानी कि गौतम बुद्ध का मेडिटेटिव फॉर्म में एक स्टेच्यू बनना, ठीक है, जैन लोगों के लिए स्टेच्यूज बनने, ये सारी चीजें शो करती है कि सिर्फ एक ही कल्चर नहीं, उस टाइम पे बुद्ध कल्चर, जैन कल्चर, मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर, सारी चीजें डेवलप्ड हो रही थी। यानी आज से इतने हजारों साल पहले भी लोगों के अंदर एक यूनिटी थी, सारी चीजों को वो मानते थे और सब चीजों को उन लोगों ने डेवलप किया हुआ है। एलोरा केव्स, रक्षाद्रुत डायनेस्टी जब चल रही थी, तब जो एलोरा केव्स बनी, जो आज एज अ टूरिस्ट स्पॉट हम लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें दिखाती है कि ये हजारों साल पहले की चीजें आज भी अडिखम खड़ी है। उसके बाद अब कल्चर हेरिटेज में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो स्लोली समझते हैं। प्लेसेस ऑफ बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, स्तूपा, विहारा, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क, टोम, फोर्ट, गेट्स, ये सारी चीजों की जो बनावट होती है, ये सारी चीजें कल्चर हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस भी कल्चर। हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर हमारे यहाँ पर कुछ एक ऐसा मूवमेंट हुआ था जो पूरी दुनिया के लिए यूनिक था, जैसे कि साबरमती आश्रम, गांधी बापू का आश्रम था, जहां से उन लोगों ने दांडी के लिए कूच की थी, फ्रीडम फाइट, इंडिया की आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये सारी चीजें एक हिस्टोरिकल प्लेस बन चुकी है, जो आज भी हम लोग आप देखोगे तो जैसे बारडोली का म्यूजियम है, दांडी कुर्ती है, ये सारी चीजें आज भी संभाल के रखी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई थी जो पूरे के पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छी थी। तो ये साबरमती आश्रम, फिर शांति निकेतन जो दिल्ली में है, बारडोली, दांडी, ये सारी अनेकों ऐसी जगह है जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस हुई थी। वन ऑफ द फेमस, अगर आपको पता होगा, जलियांवाला बाग हो गया। तो ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ था और उसको भी संभालने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उसके अलावा लैंग्वेज जो हमारे कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होती है, स्क्रिप्ट इंक्लूड होती है, जीरो जो आर्यभट्टा ने ढूंढा था, डिस्कवरी ऑफ जीरो, ये सारी चीजें भी। मैथमेटिक्स जो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। कैलेंडर, कैलेंडर यानी कि हम आज से मैं अगर 2036, 2045, आज से अगर 2036, 2045, 2050 के भी कैलेंडर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, आपने देखा होगा, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास पूरी कैलेंडर कैसी लिस्ट है, तो वो सारी चीजें भी यहीं पे डेवलप्ड हुई है, इंडिया पर ही डेवलप्ड है। आज से मेरे को देखना है कि गुरु पूर्णिमा 2050 में कब है, तो मैं देख सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से कैलेंडर पूरे जो आप देखते हो तिथि के अकॉर्डिंग जो सारी चीजें होती है, उससे हम लोग सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई होती है, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती है। आयरन यानी कि जो लोखंड की बनावट होती है, वो सारी चीजें। लिटरेचर, रिलीजन यानी कि धर्म वगैरह। युद्ध शास्त्र यानी कि वॉर करने के जो रूल्स होते हैं, आपने महाभारत वगैरह देखी होगी, तो उसमें भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। वो युद्ध शास्त्र भी कहीं ना कहीं इंडिया ने ही सिखाया और वो कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होता है। चैरियट यानी रथ वगैरह। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो पहले के टाइम पर भी आपने देखा होगा, राजा महाराजा के टाइम पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होता था, तो वो सारी चीजें भी इंडियन कल्चर में इंक्लूड होती है। जूलॉजी, बोटानी, आपने देखा होगा कि साइंस के स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, बोटानी जो पेड्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करते हैं, ये सारी चीजें भी इंडिया से ओरिजिनेट हुई है। वास्तुशास्त्र, आपने देखा होगा, घर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, ऑफिस वगैरह बनाने के लिए हम देखते हैं कि भाई बेडरूम कैसे होना चाहिए, मंदिर का फेस किस तरफ होना चाहिए, एंट्रेंस किस तरफ होना चाहिए। तो ये वास्तुशास्त्र भी जो पूरी दुनिया फॉलो करती है आज, ये भी इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और हमारे कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होता है। उसके अलावा रिलीजियन ले लीजिए। उसके बाद आता है जुडिशरी, एनवायरमेंटल यानी कि जुडिशरी यानी कि न्याय करना। न्याय करने का आपने देखा होगा, महाभारत रामायण में भी न्याय को एक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो तब से लेकर अभी तक हम लोग जो जुडिशरी सिस्टम चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया से ओरिजिनेट है। एनवायरमेंट, हमने देखा नेचुरल हेरिटेज को हम कैसे पूजते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कल्चर हेरिटेज यानी कि जो इंडिया से ओरिजिनेट हुई है, पहले के लोगों ने हमको सिखाया, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, ये चीज कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होती है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।
चैप्टर का सेकंड हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, नेक्स्ट आपको क्या टॉपिक्स देखने हैं आप प्लीज मुझे बताइए। व्हाट्सअप चैनल के लिंक है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक थैंक यू वेरी मच।